नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। बुरे वक्त में भी अच्छी बात यह होती है कि अक्सर बुरा वक्त चेतावनियां देकर आता है। जो लोग चेतावनियों को सुन लेते हैं, जो लोग चेतावनियों से सीख ले लेते हैं, अक्सर वो बुरे दौर से, बुरे वक्त से बच जाते हैं। लेकिन अगर चेतावनियों से हम सीख ही ना लें तो फिर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं आपके सामने क्योंकि आपको याद होगा इसी मंच पर जानने का हक के कार्यक्रम है कुछ ही महीने पहले, जी हां, सिर्फ कुछ महीने पहले हमने एक अपने कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कहा था कि मुंबई में कम से कम 1 लाख लोग मौत के मुंह में बैठे हैं क्योंकि आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से जो जानकारी सामने आई है वो जानकारी यह बताती है कि मुंबई की कई इमारतें डेंजरस यानी खतरनाक श्रेणी में है और उनमें रहने वाले 1 लाख लोग, जी हां, 1 लाख लोग मौत के मुंह में बैठे हैं। लेकिन इन चेतावनियों को लगातार हर बार की तरह नजरअंदाज किया गया और हमारे इस कार्यक्रम के कुछ ही दिन बाद यानी अब से कुछ समय पहले हमने देखा कि बीते हफ्ते ही मुंबई में एक और इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, पूरी तरह से ढह गई और जिसमें कम से कम 60 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों ऐसा होता है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई हमको चेतावनी देता है, हमको वो सीधे सीधे बताता है कि यहां पर खतरा है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करते हैं और इस तरह के हादसे हो जाते हैं। आज हम कार्यक्रम में यही सवाल उठाएंगे, क्यों आखिर बार बार आरटीआई से चेतावनियां जो मिल रही हैं उनको मुंबई में नजरअंदाज किया जा रहा है और न सिर्फ मुंबई में बल्कि देश भर में, देश की राजधानी दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में भी बेधड़क धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं और ये अवैध निर्माण जब गिरते हैं तो इसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे जाते हैं। ये सवाल आज हम उठाएंगे और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं एमएल शर्मा जी। एमएल शर्मा जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एमएल शर्मा जी आपका यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आपको सीधा मुंबई भी लिए चलेंगे। मुंबई में हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट कमलाकर शेनॉय जी जुड़ेंगे। कमलाकर शेनॉय जी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं बीएमसी में, जो लगातार धांधलियां होती हैं, जो नजरअंदाज की जाती है चेतावनियों को, उनको लेकर कई आरटीआई कमलाकर शेनॉय जी लगा चुके हैं। हम उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी जानेंगे मुंबई में दरअसल ऐसा क्यों हो रहा है और बार बार ये चीजें क्यों नहीं हम रोक पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इस अपने मेहमानों के साथ इस बात को जाने, पहले हम रिपोर्ट देखते हैं। हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की रिपोर्ट है। 48 घंटे का ऑपरेशन, 31 लोग घायल, 61 लोगों की मौत, चारों तरफ मातम। मुंबई डॉकयार्ड रोड पर फलक को छूती इमारत पल भर में जमींदोज हो गई। टीवी चैनल्स चिल्ला चिल्ला कर हादसे के दृश्य दिखाने लगे। अखबार मासूमों की मौत के खबरों से भर गए। मुंबई शहर होनी और अनहोनी में शायद फर्क करना भूल गया है। जब यूं कहें कि मुंबई शहर हादसों का शहर। नासिक, पुणे, मुंबई, हर जगह के आरटीआई एक्टिविस्ट, प्रशासन, सरकार और स्थानीय लोगों को ये चेतावनी दे रहे थे कि जो हो रहा है वो गलत है। खतरे के निशान वाली इमारतों में आखिर लोग क्यों रह रहे हैं? बिल्डर तानाशाह क्यों है? अवैध निर्माण को सरकार वैध क्यों बनाने में लगी है? पैसों की गर्माहट में बिल्डर, सरकार, प्रशासन को गरीबों की आंसू की तासीर क्यों नहीं महसूस हो रही है? पैसों की चमक के आगे इंसानियत क्यों दम तोड़ देती है? ज्यादातर गिरने वाली इमारतों की वजह अवैध निर्माण ही रहा है। बीएमसी की ये इमारत भी अवैध निर्माण की वजह से गिर गई। इस वर्ष अब तक 9 इमारतें गिर चुकी हैं, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जनता का आवाज जब एक होना शुरू हो जाए, मीडिया और जनता मिलके गैर कानूनी चीज़ों के सामने और खिलाफ बोलना शुरू कर दे, तो ये एक प्रक्रिया है जो मेरे ख्याल से धीरे धीरे बढ़ रही है। सूचना का अधिकार आने से इसको एक तरह से
वेग मिला है। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम सूचना के कानून को और इन दिशाओं को रोकेंगे नहीं तो अगले 10 साल में लोकशाही सचमुच अपना रंग लाएगी। आरटीआई से जानकारी सामने निकल के आई है कि मुंबई में 100 से ज्यादा इमारतें खतरे के निशान पर हैं। हर एक इमारत की बुनियाद को हिलाने वालों में बिल्डर, राजनेता, अधिकारी इन्हीं के निशान मिलते हैं। ये वही मुंबई शहर है जो अपराध अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, मजलूम गरीब का हक दिलाता है, किसी बेबस महिला को उसका आत्मसम्मान लौटाता है। पर यह सब फिल्म स्टूडियो के हीरो के संवाद पर ही सिमट के रह जाता है। क्या ये वही मुंबई शहर है जहां कपिल विद कॉमेडी नाइट्स का सेट जल जाता है तो शाहरुख खान, लता मंगेशकर और रोहित शेट्टी जैसे सितारे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर उसी शहर में कोई इमारत गिरती है तो कोई भी सितारा इनकी मदद के लिए आगे नहीं आता। पर मुंबई की इन्हीं गलियों में कुछ रियल हीरो भी हैं जो आरटीआई से बिल्डर तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अपहरण, मारपीट, धमकी, सारे सितम इनके साथ होते हैं, पर यह आरटीआई के जवानों का जज्बा है कि मानता ही नहीं। यूं तो मुंबई में गगनचुंबी इमारतों की कमी नहीं है, पर आसमान को छूती ये इमारतें कब जमीन पर आ गिरती हैं इसका पता किसी को नहीं चलता। बीएमसी, पुलिस, प्रशासन, सरकार सबको सब कुछ पता होता है, पर कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि वो कहते हैं ना, बाप बड़ा नफैया, सबसे बड़ा रुपया, और यही रुपया इंसानियत का दुश्मन बन जाता है। तो ये हमारी रिपोर्ट थी और इस वक्त मैं सीधा मुंबई हम चलते हैं। इस वक्त कमलाकर शेनॉय जी हमारे से जुड़े हैं। कमलाकर शेनॉय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉकयार्ड की जो घटना हुई, जो दुर्घटना हुई और 60 से ज्यादा लोग मारे गए, किसको आप, हालांकि बीएमसी और सरकार, राज्य सरकार ने कुछ कार्रवाई की है, कुछ लोगों को सस्पेंड किया, कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप जानते हैं मुंबई में इलीगल कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं इस हादसे के लिए? इसमें यह होता है कि ये छोटा आदमी जो है, इसमें छोटा आदमी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो जूनियर इंजीनियर है या असिस्टेंट इंजीनियर है, इसी को टारगेट किया जाता है। बल्कि इसमें जो मेन होता है, जो डेवलप कॉन्ट्रैक्टर है, जो आर्किटेक्ट है, और जो मेन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो इस बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये इसको रिस्पॉन्सिबल है कि जब बिल्डिंग बनती है, ये पूरे देश भर में हो रहा है। हम देख रहे हैं एक नेक्सस है, और क्योंकि इसमें अगर रियल स्टेट में कहें तो इस वक्त रियल स्टेट में कहते हैं कि बड़ा पैसा है, उसमें जाहिर तौर पे जहां पैसा है वहां नेक्सस होता है, और वहां पर हम देखते हैं कि जो रियल जिम्मेदार लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। कैसे आप इस पूरे हादसे को देखते हैं? और मैं इसलिए भी ये बात बार बार कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें चेतावनी मिली। कमलाकर शेनॉय जैसे बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई और चीजें हमारे सामने आई, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हुआ। ये शेनॉय जी बॉम्बे के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है और सही कहा है कि ये पॉलिटिशियन, कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर के बीच में नेक्सस है। लेकिन इसको अगर आप और गहराई से देखें तो हिंदुस्तान में आबादी बहुत बढ़ रही है जी, और ज़मीन की कमी है। पहले हम सोचते थे कि शहरों में ही ज़मीन की कमी है, अब तो गाँवों में भी ज़मीन की कमी आ गई है। तो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, तो उन पे कंस्ट्रक्शन होता है। अच्छा, अगर जो कंस्ट्रक्शन म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की परमिशन से करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत होगा, हालांकि उसमें भी कमज़ोरी है। अभी बॉम्बे में, अभी दिल्ली में, गुड़गांव में आप मकान बनाते हैं तो सिर्फ एक आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्किटेक्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर नहीं है। वो तो ऊपर की ताम झाम तो ज़रूर समझता है, लेकिन कितनी ऊंची बिल्डिंग है, उसमें कितना सीमेंट लगना चाहिए, कितना स्टील लगना चाहिए, इसके बारे में नहीं जानता है। तो जो लेजिटिमेट बिल्डिंग्स हैं, रेगुलर बिल्डिंग्स हैं, वो उसमें भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। एक कमी तो ये है। जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उसमें तो कोई डिज़ाइन ही नहीं होता है, वो रातों रात अंधाधुंध बनाते हैं और वो गिर जाती हैं। लेकिन मैं कमलाकर शेनॉय जी के पास एक बार फिर चलता हूं। कमलाकर शेनॉय जी, आप जो कह रहे हैं नेक्सस की बात कर रहे हैं, 2012 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो एक आरटीआई लगाई थी मुंबई की, मैं आपसे उसके बारे में जानना चाहता हूं। मुंबई में 2012 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जब आरटीआई लगाई तो उससे जो नतीजे सामने आए, जो उससे जो जवाब आया, वो ये था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जिन लोगों ने अपने घरों में, अपनी इमारतों में करवा रखा है, उनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार शामिल थे,
उनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे शामिल थे, उसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे माणिकराव ठाकर ये शामिल थे। और इन लोगों को नोटिस गया, पर जो खबरें अखबारों में आई, जो हमने जब रिसर्च करके देखा, तो नोटिस जाने के बाद गोपीनाथ मुंडे ने एक्शन लिया, बाकी लोगों ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या इसके बारे में आप अपडेट कर सकते हैं कि इनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई, क्या इन लोगों ने एक्शन लिया, आखिर क्यों ये सब चीजें जो होती हैं और राजनेताओं के खिलाफ और जब बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात आती है तो हम देखते हैं कोई नतीजा सामने नहीं आता। वो उसके एमएलटीपी 52 और 53 के तहत इट इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट एक्ट, और उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत से तरीके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब आपको बताता हूँ कि हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर ने खुद से एक सर्कुलर निकाला है कि एमआरटीपी एक्ट के तहत हमारे म्युनिसिपल एम्प्लॉयज़ जो है वो 53(1) के तहत सिर्फ नोटिस देते हैं और उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है। दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस एंड देयरफॉर एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दिस म्युनिसिपल ऑफिसर्स। अभी हाल ही में मैंने 7 बिल्डिंग के खिलाफ कंप्लेंट किया था हमारे म्युनिसिपैलिटी में, मगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आपको मैं नेक्सस दिखाता हूं कि हमारी नेक्सस कैसी होती है। हमने स्पेशल कोर्ट में एंटी करप्शन के तहत उन पे केस दर्ज करने का एप्लीकेशन किया। कोर्ट ने उनके ऊपर 156(3) के तहत आदेश दिए कि उन पे केस रजिस्टर किया जाए। बहुत दुख की बात है कि हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो केस रजिस्टर नहीं करती है और उसके बावजूद उसे चैलेंज करती है कोर्ट में। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन पुलिस दैट द एंटी करप्शन इज चैलेंजिंग द डायरेक्शंस अंडर 156(3). और इससे और खतरनाक चीज आपको क्या चाहिए कि जब पुलिस ही इनकी तरफ झुकी हुई है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। आपको यह भी बताता हूं कि मैं इनके खिलाफ जा रहा हूं, इसलिए मुझ पे 5 एट्रोसिटी केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। जी। इस तरह ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है जो उनको एक्सपोज करते हैं, उनको बुरी तरह कहीं ना कहीं अटकाने की कोशिश करते हैं। अब इस बारे में आदमी कैसे आगे आवे? गवर्नमेंट कोई प्रोटेक्शन नहीं देती है और यहां तक कि हमको ब्लैकमेल किया जाता है कि आप ये करोगे तो आपको गलत केस में फंसाया जाएगा। जी एमएल शर्मा जी, आप सीबीआई में रहे हैं, आप जो जांच प्रक्रिया है, पुलिस सिस्टम, उसको बहुत अच्छी तरह से बेहतर समझते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी वो कह रहे नहीं हो रहा और इस तरह की चीजें ये शनॉय जी को और श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूं कि जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर 156(3), वो ऑर्डिनरी क्राइम के बारे में कर सकता है। तो कुछ मजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर किया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा 156(3) के तहत दर्ज किया जाए, लेकिन अभी कल ही अखबार में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 156(3) सीआरपीसी के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है सबसे बड़ा ऑर्डर है, वो सबके लिए मान्य है। तो कानूनी स्थिति ये स्पष्ट हो गई है। उनका कहना यह है कि जब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बिना गवर्नमेंट की सैंक्शन के किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है, तो उसी तर्क से 156(3) के अंदर मजिस्ट्रेट को अधिकार नहीं है कि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऑर्डर जारी करे। कानूनी स्थिति तो ये हो गई। अब दूसरा मुद्दा जो शनॉय जी ने उठाया है वो ये है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ धमकी देते हैं पुलिस वाले कार्रवाई करने की। ये सही है और ऐसा और भी हमें भी सुनने में आया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।